सो आर डी शर्मा में पेज नंबर 5.13 पर एग्जाम्पल नंबर 17 देखो। फाइंड द मिडिल टर्म ऑफ एपी। यू हैव गिवन द एपी। ए शांत बैठ जाओ, अभी क्वेश्चन पूछूंगा मैं भाई इससे, और नहीं बता पाए तो फिर भाई समझ लेना क्या होगा। एपी में अगर मैं आपसे पूछूं आर्या तिवारी, आर्या शुक्ला, फर्स्ट टर्म क्या है, डिफरेंस कितना है? 7। अच्छा, तुमसे पूछ रहा है मिडिल टर्म बताइए। सर मिडिल टर्म निकालने के लिए पहले तो आपको क्या पता होना चाहिए? नंबर ऑफ टर्म्स पता होने चाहिए। क्या पता होने चाहिए? नंबर ऑफ टर्म्स। तो हम नंबर ऑफ टर्म्स कैसे निकालेंगे? ये तो हो गया फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस भी पता चल गया। नंबर ऑफ टर्म्स के लिए हमें दे रखा है क्या? an दे रखा है, लास्ट टर्म दे रखा है an, nth टर्म दे रखा है। तो nth टर्म क्या हो जाएगा? 216। तो हम फॉर्मूला लगा लेंगे an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। बोलो an कितना है? 216। ये कितना है? 6। नंबर ऑफ टर्म्स पता करेंगे और ये हो जाएगा d की वैल्यू 7। ये इधर जब लेके आओगे तो कितना आएगा? 6 घट जाएगा। बोलो, तो ये आ जाएगा n माइनस 1 इंटू 7। तो n माइनस 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 210 डिवाइड बाई दिस कितना आ जाएगा? 30। तो n की वैल्यू कितनी आ गई? 31। ये कैसा नंबर आया? ऑड। कैसा नंबर आया? ऑड। तो हमें पता चल गया कि इस एपी में नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? ऑड। और मैंने आपको बताया था इफ n इज इक्वल टू ऑड नंबर तो मिडिल टर्म क्या होगा? बताओ, मिडिल टर्म क्या होगा? n प्लस 1 डिवाइड बाई 2th टर्म। बोलो, तो n की जगह क्या रखोगे? 31 प्लस 1 डिवाइड बाई 2। तो दिस विल बी कितना आ जाएगा? 16th टर्म जो होगा वो मिडिल टर्म होगा। मतलब a16 जो होगा यही मिडिल टर्म होगा। क्या आप a16 पता कर सकते हो? यस सर। तो a16 कितना होता है? a प्लस 15d। a की वैल्यू 6, d की वैल्यू 7, कितना होगा? 105 प्लस 6 कितना आएगा आंसर? 111। तो आपको मिडिल टर्म पता चल गया कितना है? 111। चलो, सिमिलरली एग्जाम्पल नंबर 18 है। तुमको एक एपी दे रखी है 7, 13, 19 एंड सो ऑन अप टू 241। संकल्प बताओ, इस वाली एपी में फर्स्ट टर्म क्या है? 7 है। कॉमन डिफरेंस बताओ गजेंद्र, कितना है इसमें? कितना है? 6। बिल्कुल, डिफरेंस निकालोगे 13 माइनस 7 दैट इज 6। अच्छा, इसमें anth कितना है बताओ अमरेंद्र? 241 है। तो बताओ नंबर ऑफ टर्म्स निकालने के लिए क्या करोगे? an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये हो जाएगा 241 इज इक्वल टू 7 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू क्या रखोगे? 6। तो ये जब इसमें से 7 घटाओगे क्या आएगा बताओ? 7 घटाओगे कितना आएगा? 234 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 6। तो n माइनस 1 इज इक्वल टू हो जाएगा 234 डिवाइड बाई 6। 6 से डिवाइड करोगे कितना आएगा? बोलो, 3 टाइम्स 18, 9। तो n इज इक्वल टू कितना आ गया? 40। ये नंबर कैसा आया? नंबर ऑफ टर्म्स कैसे हो गए? इवन। कैसे हो गए? इवन। तो अगर n इज इक्वल टू इवन होता है तो हमारे मिडिल टर्म कितने होते हैं? 2 होते हैं। ये कॉन्सेप्ट मैंने पिछली क्लास में पढ़ाया आपको। तो 2 वो कौन कौन से होंगे? एक तो होगा n बाई 2th टर्म और एक क्या होगा? n बाई 2 प्लस 1th टर्म। ये वाले 2 टर्म होंगे जो मिडिल टर्म होंगे। तो इसका मतलब है n की वैल्यू डाल दो 40 बाई 2 दैट इज 20th टर्म। बोलो, 20th टर्म एंड 40 बाई 2 प्लस 1th टर्म है ना, दैट इज 21st टर्म। ये 2 टर्म ऐसे होंगे जो मिडिल टर्म होंगे। तो आपको क्या निकालना है? a20 निकाल लो और a21 निकाल लो। ये निकलेगा a प्लस 19d से और ये मिलेगा a प्लस 20d से। a और d की वैल्यू आपको पता है, रखो और बताओ मुझे आंसर कितना आएगा।
बताओ 20 और मिडिल टर्म का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? जल्दी बताओ, इतना टाइम नहीं लगता है यार। A20 कितना आया? 121, सही है। और अगला 127, तो ये आएगा 121 एंड ये आएगा 127 आफ्टर पुटिंग द वैल्यू ऑफ A एंड D। बोलो ये समझ में आया? मीनल सबको समझ में आया? अभिनव समझ में आया? अलंकृत, आयुष समझ में आया? अगर n की वैल्यू इवन है तो कितने होंगे मिडिल टर्म? कौन कौन से? 1th, वेरी गुड। अगर ऑड है वैल्यू बताओ? n+1/2। क्लियर हो गई बात ये? अच्छा, अब देखो बाकी आप होमवर्क में लो। 9, 10, 11, 12, सॉरी 9, 10 नहीं, 18 हो गया। 19 होमवर्क में लिखो। 19 वाला क्वेश्चन 20, 21, 20, अच्छा 21 तक करना। 22 देखो, इस टाइप का क्वेश्चन। हाउ मैनी नंबर्स ऑफ 2 डिजिट्स आर डिविजिबल बाई 7? 2 डिजिट वाले नंबर ऐसे कितने हैं जो 7 से डिवाइड होंगे? तो अब एक बात बताओ, आपके 2 डिजिट नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं? बोलो। 10 से स्टार्ट होते हैं और कहां तक चलते हैं? 99 तक। लेकिन हमें वो नंबर निकालने हैं जो 7 से डिविजिबल हो। तो 7 से डिविजिबल पहला नंबर निकालना है। तो कैसे निकलेगा? एक तो आपको डायरेक्टली पता है, ठीक है, कि 14 है पहला नंबर जो कि 7 से डिविजिबल है। अगर नहीं निकाल पा रहे हो तो आप क्या करना, 10 को 7 से डिवाइड करो। 7 1s are 7, बच गया 3। बोलो क्लियर हो गई बात ये? तो या तो मैं इसमें से 3 घटा दूं तो नंबर कंप्लीटली डिविजिबल बाई 7 होगा, और अगर मुझे 7 से डिविजिबल बनाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसमें 4 ऐड करना पड़ेगा। बोलो, तभी तो 7 बन जाएगा ना कंप्लीट, तो 7 से डिविजिबल हो जाएगा। मतलब अगर मैं इसमें 4 ऐड कर दूं तो नीचे देखो 7 बना लिया करो। अगर डिवाइड करना है तो +4 करना पड़ेगा, तभी तो 7 बनेगा। तो ऊपर +4 कर दिया, तो मतलब पहला नंबर जो 7 से डिविजिबल होगा वो क्या हो गया? 14। अब ऐसे ही 99 को डिवाइड करके देखो 7 से, तो क्या होगा? 7 1s are 7, 2 बचा, नीचे कैरी किया लिया 9, तो कितना आएगा? 7 4s are 28, कितना बच गया? 1। तो या तो मैं 6 ऐड करूं 7 बन जाएगा, तो वो नंबर जो भी नंबर यहां बनेगा +6 करने पर वो डिविजिबल बाई 7 होगा। लेकिन अगर तुम +6 करोगे तो वो नंबर 3 डिजिट वाला बन जाएगा, तो +6 नहीं कर सकते। इसका मतलब है कि एक काम करते हैं, जो रिमाइंडर बचा वो घटा देते हैं इस वाले नंबर से, तो वो नंबर कितना आ जाएगा? 98। एक घटा दो, तो घटाने पर एक घटा दिया तो रिमाइंडर 0 मिल जाएगा, मतलब कंप्लीटली डिविजिबल वाला नंबर मिल जाएगा। तो हमको पता चल गया कि इस तरीके से पहला नंबर 14 है, अगला फिर तुम्हें पता ही है कितना होगा? 21। लास्ट नंबर क्या होगा 2 डिजिट वाला जो 7 से डिविजिबल है? 98। बोलो समझ में आया कैसे निकालोगे? तो एक में हमको ऐड करना पड़ रहा है और एक में सब्ट्रैक्ट करना पड़ रहा है, और नंबर यहीं पे पता होते हैं। ऐड करोगे, कितना ऐड करोगे? 4। समझ में आ रही बात ये? ऐसे डायरेक्ट कर लेते तो डायरेक्ट लिख लेना। अच्छा, तो अभी इसमें A कितना है? 14। D कितना है? 7। AN कितना है? 98। बोलो AN तो ये है। हमको क्या पता करना था? नंबर ऑफ व्हाट आर द 2 डिजिट नंबर्स विच आर डिविजिबल बाई 7। व्हाट इज द नंबर ऑफ दोज नंबर्स? कितना काउंट है उनका जो कि 7 से डिविजिबल है? तो बस बहुत इजी रह गया। AN इज इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू D। ये आ जाएगा 98, A की वैल्यू 14, n-1 इंटू D की वैल्यू 7। ये घटाओगे कितना आएगा? बोलो 84 इज इक्वल टू n-1 इंटू 7। n-1 इज इक्वल टू 84 डिवाइड बाई 7। कितना आएगा ये? बोलो 12। तो n इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 12 + 1 दैट इज 13। सो देयर आर
13 two-digit numbers which are 13 two-digit number which are divisible by 7। बोलो ये बात समझ में आ गई? क्लियर हुआ ये? अच्छा 23 आप होमवर्क से करोगे, 24, 25, अच्छा 25 वाला मैं बता रहा हूँ, ये लिखते जाना मार्जिन पे कहीं ऊपर, ये वाले होमवर्क हैं आरडी शर्मा में। चलो अगर एक इस तरीके का क्वेश्चन आ जाए, ये जो सिंपल इंटरेस्ट वाले क्वेश्चन इस टाइप के, देखो ध्यान से, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि सिंपल इंटरेस्ट होता क्या है। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला आपको पता है क्या? प्रिंसिपल अमाउंट रेट ऑफ इंटरेस्ट मल्टीप्लाइड बाई टाइम डिवाइड बाई 100। बोलो सिंपल इंटरेस्ट ऐसे ही निकालोगे? तो अब क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या है? अ सम ऑफ ₹1000, मतलब प्रिंसिपल अमाउंट कितना दे रखा है? 1000 रुपीज इज इंटरेस्ट इन्वेस्टेड एट 8% सिंपल इंटरेस्ट पर एनम। रेट कितना है? PRT ऐसे लिख लो, ठीक है ना? तो R इज इक्वल टू है 8% सिंपल इंटरेस्ट पे। कैलकुलेट द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 1, 2 एंड 3 ईयर। 1 साल बाद कितना इंटरेस्ट होगा, 2 साल बाद कितना होगा, 3 साल बाद कितना होगा। तो सपोज करो SI आफ्टर द 1 ईयर विल बी इक्वल टू P इंटू R इंटू T डिवाइड बाई 100। यही तो होगा पहले साल बाद। तो क्या लिखोगे? 1000 रुपए लगाए थे आपने, इन्वेस्ट किए थे 8% के रेट से, 1 साल बाद देखना है, डिवाइड बाई 100 करोगे तो आंसर आपका सिंपल इंटरेस्ट कितना आया? 80। सिंपल इंटरेस्ट आफ्टर 2 ईयर्स कितना हो जाएगा? प्रिंसिपल अमाउंट रेट मल्टीप्लाइड बाई टाइम डिवाइड बाई 100। प्रिंसिपल अमाउंट इज 100,000, रेट इज 8, आफ्टर 2 ईयर मतलब 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट, तो कितना हो जाएगा? बोलो, ये दोनों कट गए तो कितना आएगा? 160 रुपीज। बोलो सिंपल इंटरेस्ट आफ्टर 3 ईयर्स क्या होगा? P इंटू R इंटू T डिवाइड बाई 100 विच इज इक्वल टू 1000 मल्टीप्लाइड बाई रेट है 8 का, 3 साल बाद देखना है और 100 से डिवाइड कर दिया तो कितना आएगा? 240। तो आप ध्यान से देखो, सिंपल इंटरेस्ट 1 साल बाद, सिंपल इंटरेस्ट 2 साल बाद, सिंपल इंटरेस्ट 3 साल बाद, तो ये देखो कुछ AP बन रही है। देखो एक तो आ रहा है 80, A2 हो गया 160, A3 हो गया 240, ऐसे चल रही है। क्या ये AP बना रहा है? यस सर। तो सिंपल इंटरेस्ट तो AP बनाता है, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट वाला AP नहीं बनाता है। मैंने आपको ये पहले ही बता चुका हूँ, कंपाउंड इंटरेस्ट में AP नहीं बनती है, ठीक है? अच्छा, अब क्या बोल रहे हैं? इज दिस सीक्वेंस इन सीक्वेंस ऑफ इंटरेस्ट आर इज एन AP? आंसर क्या होगा? यस, इट फॉर्म्स एन, इट इज एन AP। बोलो इतना समझ में आया? अब तुमसे पूछ रहा है फाइंड द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 30 ईयर्स। 30 साल बाद कितना इंटरेस्ट होगा? मतलब हमसे क्या पूछ रहा है? A30 पूछ रहा है। तो A30 कैसे निकालोगे? आपको पता है A की वैल्यू फर्स्ट टर्म तो ये है, और कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा? 160 माइनस 80 दैट इज 80। तो A की वैल्यू भी 80 है, D की वैल्यू भी 80 है, तो रख दो भैया यहाँ पे A30 निकालना, A प्लस 29D, ये आ जाएगा 80 प्लस 29 इंटू 80। ज़रा कैलकुलेट करो और मुझे बताओ रुपीज़ में आंसर कितना आएगा? 30 साल बाद कितना सिंपल इंटरेस्ट बनेगा? कितना आया? बोलो। ऑब्वियसली यहाँ से क्या करेंगे? 80 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ बचेगा 1 प्लस 29 दैट इज 80 इंटू 30, तो कितना आएगा? 2400। मतलब 30 साल बाद अगर आपने 1000 रुपए डाले हुए थे तो कितने बन चुके होंगे? 2400। आ गई बात समझ में? तो इंटरेस्ट उसमें ऐड होता गया, और इंटरेस्ट जो था वो AP में होता है। क्लियर हुआ ये? चलो अब देखो एग्जाम्पल नंबर 26। एग्जाम्पल नंबर 26। इन अ फ्लावर बेड। फ्लावर बेड समझते हो क्या होती है फ्लावर बेड? व्हाट इज फ्लावर बेड? बताओ।
स्कूल में गार्डन होगा, गार्डन में क्या बनी होती है, क्यारी, क्या बनी होती है, क्यारी, जिसमें फूल लगे होंगे, तो उसको हम क्या बोलते हैं, फ्लावर बेड। तो इन अ फ्लावर बेड और इन अ फ्लावर बेड देयर आर 23 रोज प्लांट इन द फर्स्ट रो। पहली रो में कितने हैं, 23 रोज प्लांट्स हैं। अगली रो में कितने हैं, 21 इन द सेकेंड रो। सेकेंड रो में कितने हैं, 21। 19 इन द थर्ड रो, 19 इन द थर्ड रो, ऐसे चल रहा है, एंड सो ऑन। देयर आर 5 प्लांट्स इन द लास्ट रो, और जो लास्ट रो है उसमें कितने हैं, 5। बोलो, तो हमें ए पता चल गया, इस एपी में क्या है, बोलो 23। डी निकालो जरा, 21 माइनस 23 कितना आएगा, -2, और एन कितना होगा, 5। अब तुमसे पूछा गया है हाउ मेनी रोज आर इन देयर, तो मतलब हमें क्या निकालना है, एन की वैल्यू निकालनी है। क्या आप निकाल पाओगे एन की वैल्यू, बोलो फटाफट बताओ, एन की वैल्यू क्या आएगी। फॉर्मूला आपको मालूम है ए एन का, जल्दी बताओ। बोलो, देखो जरा, ए एन इज इक्वल टू होगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 23, प्लस एन की वैल्यू निकालनी है, डी की वैल्यू -2। ये जब इधर जाएगा तो माइनस का 18, दिस इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू -2, तो n माइनस 1 की वैल्यू निकालोगे, -18 को -2 से डिवाइड करोगे, माइनस से माइनस कैंसिल होगा, 9 बचेगा, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 9 + 1 दैट इज 10। आंसर n की इज इक्वल टू 10 मत लिख के आना, लिखोगे सो देयर आर 10 रोज, सॉरी देयर आर 10 नंबर ऑफ रोज ऑफ फ्लावर बेड, sorry there are 10 number of rows in the there are 10 number of rows in a flower bed। ठीक है, इस तरीके से करके आओगे। ऐसा ही है एक, देखो शुभा राव करके एक लेडी है और वो काम कर रही है, तो एग्जाम्पल नंबर 27 देखो, शुभा राव स्टार्टेड वर्क इन 1995। 1995 पर उसकी एनुअल सैलरी थी 5000। कितनी थी, 5000। 1995 की बात है ये, तो उसकी एनुअल सैलरी कितनी थी, 5000। ठीक है, एंड रिसीव अ 200 रुपीज रेज एवरी ईयर, मतलब अगली साल उसकी फिर एनुअल इनकम बढ़ा दी जाती है। कितने का उसको रेज मिलता है, 200 रुपीज़ का, मतलब अगली साल उसकी एनुअल सैलरी कितनी होगी, 5200। उसके अगली साल कितनी होगी, 5400, एंड सो ऑन। तो क्या ये एक एपी बन रही है जिसमें फर्स्ट टर्म क्या है, 5000, डिफरेंस क्या है, 200। बोलो, यही तो है। अब उससे पूछा गया है इन व्हाट ईयर डिड अच्छा, सुब्बा राव कोई लड़की नहीं है, हिज लिखा है तो लड़का है। एंड इन व्हाट ईयर डिड हिज एनुअल सैलरी विल रीच टू 7000, तो वो एन की वैल्यू बताओ जब उसकी सैलरी कितनी पहुंच जाएगी, 7000। समझ में आ रही बात ये, तो आपको ए एन की वैल्यू दे रखी है, कितनी पहुंचानी है उसकी सैलरी, 7000, तो एन बताना पड़ेगा आपको, है ना। जरा ध्यान से देखो, इन पूछ रहा है इन व्हाट ईयर, चलो देखो, ए एन इज इक्वल टू क्या है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। 7000, ए की वैल्यू 5000, एन निकालना है, डी है 200, तो ये बनेगा 2000 इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 200। एन माइनस 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2000 डिवाइड बाई 200, ये कटेगा, आंसर आएगा n माइनस 1 इज इक्वल टू 10, n की वैल्यू क्या आ जाएगी, 11। तो आफ्टर 11 ईयर्स हिज एनुअल सैलरी विल बी 7000। अब 1995 से काउंट कर लो 11 ईयर्स, कितने हो जाएंगे, 2006 में उसकी सैलरी कितनी होगी, 7000। समझ में आया ये, नॉट इन 2000,
इसको भी इंक्लूड करोगे ना तो 2005 होगा, ठीक है, समझ में आ गया? इसको भी तो काउंट करोगे। अच्छा 28 आप घर से करना। चलो अब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ा रहा हूं आपको, इनको नोट कर लो क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन प्रूफ वाला क्वेश्चन आ सकता है। समझ में आ रही बात ये? चलो देखो एग्जाम्पल नंबर, सभी लोग लिखो 29। एग्जाम्पल नंबर 29। एग्जाम्पल नंबर 29, लिसन, इट सेज इफ mth टर्म ऑफ AP इज 1/n। ध्यान से देखो गिवन क्या है, mth टर्म इज 1/n and the nth term is 1/m, then to show, हमें क्या शो करना है, that am into nth term amn is equal to 1, ये शो करना है। चलो देखो कैसे 1 आएगा, और ये सीबीएसई ने पूछ चुका है, कई बार पूछा है इसने, और ये आपको आना चाहिए कैसे आएगा। ध्यान से देखो हम क्या करेंगे, सिंस a mth इज इक्वल टू 1/n, तो हम कह सकते हैं a प्लस m माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 1/n होगा। बोलो अगर ये n की जगह m लिखा है तो m माइनस 1 लिखेंगे। बोलो a n इज इक्वल टू 1/m है, इट इंप्लाइज दैट a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 1/m। तो ये दो इक्वेशन मिल गई तुमको। बोलो एक इक्वेशन नंबर 1, ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को सॉल्व करेंगे, ए और डी की वैल्यू निकालेंगे। क्या निकालेंगे, ए और डी की वैल्यू निकालेंगे। चलो एक काम करते हैं, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 1/n एंड ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 1/m। इन दोनों में ए के कोफिशिएंट सेम सेम है तो हम डिफरेंस कर लेते हैं, तो ए से ए तो कट जाएगा। बोलो हाँ या ना, कट गया। हमें इसमें से ये घटाना पड़ेगा, मतलब m माइनस 1 इंटू डी माइनस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 1/n में से क्या घटाओगे, 1/m। बोलो आया समझ में? तो अब क्या करोगे, इसको सॉल्व करोगे तो d कॉमन उठा लो, m माइनस 1 माइनस n माइनस 1 इज इक्वल टू, इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करा लो, m माइनस n अपॉन m इंटू n। बोलो कर लोगे? अब इधर ये माइनस का अंदर ट्रांसफर करोगे तो क्या मिलेगा, m माइनस 1, बोलो ये माइनस का n प्लस का 1 इज इक्वल टू m माइनस n, नीचे आ रहा है mn, ये प्लस से ये माइनस कट जाएगा तो क्या बचेगा, d इज इक्वल टू d मल्टीप्लाइड बाई m माइनस n इज इक्वल टू m माइनस n होल डिवाइड बाई mn। क्या देखो इधर का ये पूरा ब्रैकेट इसको कट जाएगा तो d इज इक्वल टू क्या आ गया, 1/mn। बोलो अब इस d की वैल्यू चाहे आप फर्स्ट इक्वेशन में रख दो या सेकंड इक्वेशन में रख दो, आपको क्या मिल जाएगा, a मिल जाएगा। तो अब एक काम करते हैं, पुट d इन इक्वेशन नंबर, पुट d इन इक्वेशन नंबर 1, सो यू गेट a m माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू लिखोगे mn विच इज इक्वल टू 1/m। देखो d की जगह रख दिया बस। अब इसका अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो a m इंटू 1/mn माइनस 1/mn इज इक्वल टू 1/n। ये m से m कट जाएगा तो a प्लस 1/n 1/mn इज इक्वल टू 1/n। देखो यहां पर भी 1/n है प्लस का, यहां भी है, कट जाएगा, और इस चीज को इधर ट्रांसफर करोगे तो a की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 1/mn। बोलो a मिल गया, d मिल गया। अब हमसे पूछा क्या गया था, a mn इज इक्वल टू 1 शो करो, तो a mn कैसे लिखा जाएगा, a प्लस, अगर n होता है तो n माइनस 1 करते हो, अगर यहाँ m इंटू n है तो क्या करोगे, mn माइनस 1 इंटू डी लिखोगे। बोलो ये बात समझ में आई? अगर यहाँ 7 होता है तो 7 माइनस 1 लिखोगे, यहाँ पर अगर m इंटू n है तो m इंटू n में से माइनस 1 करोगे। बोलो a की वैल्यू क्या है, 1/m
mn, ये mn ऐसे रहने दो, -1 मल्टीप्लाइड बाई 1/mn, लिख लिया। d की वैल्यू भी तो 1/mn थी। इसको हम जब मल्टीप्लाई करके लिखेंगे 1/mn प्लस इसमें ये वाला मल्टीप्लाई करोगे तो mn इंटू 1/mn माइनस 1/mn, इसमें इसका -1 में भी करोगे तो ये माइनस का है, ये प्लस का है, कट जाएगा। mn से ये mn कट जाएगा, आंसर क्या मिला 1। और हम निकाल क्या रहे थे, a mn इज इक्वल टू 1, हेंस शोड। आया समझ में? और इस टाइप का क्वेश्चन ढंग से प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि आएगा, मान के चलो आएगा। मेरा टारगेट ये रहता है कि भाई पढ़ के सब गए थे, पूछ लो भाई जो पूछना है। ये तरीका होना चाहिए पढ़ाई का, पढ़ के सब जाओ, पूछ लो भैया जो पूछना है। सेलेक्टिव स्टडी कभी भी आपको हेल्प नहीं करेगी कि हम इतना इतना पढ़ के चले जाएं बस हो जाएगा। पास होना अलग बात है, पास होना है तो सेलेक्टिव स्टडी कर लो, और फिर अगर तुम्हें पास ही होना है तो लास्ट के 7 ईयर्स या 10 ईयर्स लगा लो, उतने में ही पास हो जाओगे, कोई नहीं तुम्हें रोक रहा है। लेकिन क्या वो पासिंग मार्क्स लेके आप जिंदगी, कॉन्फिडेंस नहीं आएगा भाई, ये बताए दे रहे हैं। पासिंग मार्क्स से कॉन्फिडेंस नहीं आता है। कॉन्फिडेंस तब आता है कि जब आप पढ़ के सारा गए थे, जो पूछना है पूछ लो। 80 का पेपर था, 75 76 ऐसे आए, वो लगाएगा कि हाँ भाई कॉन्फिडेंस था भाई बंदे। फिर भले तुम पूरी साल ना पढ़ो, मुझे उससे लेना देना नहीं है, आउट ऑफ 80 तुम्हारे पूरे आने चाहिए। 29 आ गया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 30, क्योंकि इसमें कोई नंबर नहीं निकालना है, इसमें आपको प्रूव करना है। समझ में आ रहा है मीनल? इधर अनुष्का कर लोगे ये वाला क्वेश्चन? हाँ, और यही अगर तुमको सैंपल पेपर में दिख जाए या आपके क्वेश्चन पेपर में आ जाए तो ये मत सोचना कि ये हमने किया नहीं है, किया है तुमने, बस तुमको रिकॉल करना है बस कि हाँ यार इसमें ऐसे ऐसे करना है। क्वेश्चन नंबर 30 पढ़ो, पढ़ेगा ये बंदा, क्या नाम है, क्या नाम है? कुणाल। हाँ कुणाल पढ़ेगा भाई। एग्जाम्पल नंबर 30 पढ़ो, क्या लिखा है? बस बस, इफ द pth टर्म ऑफ एन AP इज Q, इसका मीनिंग क्या है कि AP दिस इज द pth टर्म। जैसे nth टर्म को हम क्या लिखते हैं AN, तो pth टर्म को क्या लिखेंगे AP। ये कितना है, ये कितना दे रखा है Q, so this is the given कि pth टर्म इज Q एंड आगे, अच्छा qth टर्म इज P, आगे ओके तुमसे पूछ रहा है इसका nth टर्म होगा P प्लस Q माइनस N, ये आएगा, ये प्रूफ करना है। इस क्वेश्चन पे ध्यान दो, इस क्वेश्चन पे ध्यान दो। इफ द pth टर्म इज Q, इसका मीनिंग क्या है, A प्लस P माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू Q। बोलो, pth टर्म का मतलब तो यही हुआ। अच्छा qth टर्म इज P, मतलब A प्लस Q माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू P। बोलो, ये होगा। चलो अब A और D निकाल लेते हैं, A और D निकाल लेते हैं। तो इस इक्वेशन में से अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा तो A कट जाएगा, P माइनस 1 इंटू डी माइनस Q माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू Q माइनस
बोलो, ये यहां से d कॉमन ले लेंगे तो p माइनस वन माइनस क्यू माइनस वन इज इक्वल टू क्यू माइनस पी। ये बनेगा p माइनस वन माइनस क्यू प्लस वन इज इक्वल टू क्यू माइनस पी। ये प्लस का और माइनस का वन कट जाएगा तो हमारे पास आएगा p माइनस क्यू मल्टीप्लाइड बाई डी इज इक्वल टू क्यू माइनस पी। बोलो, ये होगा? तो एक काम करते हैं, यहां से माइनस कॉमन ले लेते हैं तो ये क्या बन जाएगा p माइनस क्यू। बोलो, तो d की वैल्यू क्या आएगी माइनस p माइनस क्यू डिवाइड बाई p माइनस क्यू। ये बात समझ में आ रही है? ये इधर नीचे भेज दिया, कट जाएगा। आंसर क्या आएगा? d की वैल्यू क्या आई है? d की वैल्यू क्या आई है? माइनस वन। बोलो, अगर d की वैल्यू पता चल गई है तो अब यहां रख देते हैं, रख दें। तो अगर मैंने d की वैल्यू इस फर्स्ट इक्वेशन में रख दी तो बताओ क्या मिलेगा? a प्लस पी माइनस वन इंटू डी की वैल्यू माइनस वन इज इक्वल टू क्यू था, तो a प्लस इसमें माइनस का मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस पी माइनस वन इज इक्वल टू क्यू, तो a माइनस पी प्लस वन इज इक्वल टू क्यू, तो a की वैल्यू आ जाएगी p प्लस क्यू प्लस वन। सॉरी, ये इधर जाएगा प्लस का हो जाएगा एंड माइनस वन प्लस का क्यू है। a की वैल्यू ये आएगी। बोलो, ये समझ में आया? डी की वैल्यू माइनस वन रखोगे तो माइनस का इधर मल्टीप्लाई करोगे माइनस ही आ जाएगा, या फिर इसका माइनस का डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लो तो यही मिल जाएगा माइनस पी माइनस वन इंटू माइनस वन प्लस वन। बोलो, और इन सबको इधर ट्रांसफर कर दो, ए मिल जाएगा। जैसे ही हमको ए मिल गया और डी मिल गया, अब हमसे कोई भी टर्म पूछ लो किसी भी एपी का, है ना, वैसे इसी एपी का निकालेंगे तो ए एन एथ क्या बनेगा? ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। चलो जी, ए की वैल्यू क्या है? पी प्लस क्यू माइनस वन। एन की वैल्यू तो एन एज इट इज रखा जाएगा माइनस वन। डी की वैल्यू क्या है? माइनस वन। तो हमको मिलेगा p प्लस क्यू माइनस वन। ये माइनस इधर मल्टीप्लाई करोगे माइनस का n, इसमें मल्टीप्लाई करोगे प्लस का वन, ये प्लस वन माइनस वन कट जाएगा, p प्लस क्यू माइनस एन। देखो a n आ गया, p प्लस क्यू माइनस एन। घबराना नहीं है इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो। समझ में आ गया? बोलो, कुणाल, इधर आयुष, समझ में आ गया? गुड। नेक्स्ट देखो, ये सारे सीबीएसई ने पूछे हैं क्वेश्चन पिछले साल। क्वेश्चन नंबर देखो 31, एग्जाम्पल नंबर 31, आर डी शर्मा, पेज नंबर इज 5.17। इफ m टाइम्स द mth टर्म, क्या बोल रहा है? इफ m टाइम्स द mth टर्म of an AP is equal to n times the nth term, then show that n plus 1th term of an AP is 0। कह रहा है, गिवन में लिखा है m times the mth term is equal to n times the nth term, ये है। तो हमें शो कीजिए, टू शो दैट a m plus nth टर्म जो होगा वो 0 होगा। क्या होगा? 0। ये प्रूफ करना, ये शो करना है कि m प्लस nth टर्म जो होगा वो 0 होगा। करें भैया शुरू? बोलो, लिसन वेरी केयरफुली, जो इंफॉर्मेशन तुमको दे रखी है उसी का यूज करना। तो यहां पर देखो m टाइम्स द mth टर्म इज इक्वल टू n टाइम्स द nth टर्म, ये सारी चीज इधर ले आते हैं। m टाइम्स द mth टर्म माइनस n टाइम्स द nth टर्म इज इक्वल टू क्या होगा? बोलो, क्या होगा? 0। अच्छा, इसको चेंज करो, m टाइम्स द mth टर्म मतलब a प्लस m माइनस वन इंटू डी, यही लिखा जाएगा, माइनस n टाइम्स द nth टर्म मतलब a प्लस n माइनस वन इंटू डी। इसको और इसको मैंने चेंज करके रखा, इज इक्वल टू 0। आ गई बात समझ में? पेन पेपर डाउन कर दो, अभी समझ लो, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगी।
ध्यान से देखो, इस m का मल्टीप्लाई मैं इस पूरे ब्रैकेट में करूंगा तो मिलेगा ए m टाइम्स a या a टाइम्स m प्लस m इंटू m माइनस वन इंटू डी। बोलो इस m का इधर भी मल्टीप्लाई होगा, बोलो। अच्छा, इधर पर हम माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो a टाइम्स n हो जाएगा, बोलो। और इस माइनस n का इधर मल्टीप्लाई करोगे तो n टाइम्स n माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू 0। बोलो, आया समझ में? अब एक काम करते हैं, इसमें और इसको कॉमन उठा लेते हैं, इधर उठा लेते हैं, तो a m माइनस n हो जाएगा, बोलो। हो जाएगा? आई बात समझ में? ए एम माइनस ए एन, तो a कॉमन ले लिया, m माइनस n बचेगा। अब इधर देखो, इसमें और इसमें क्या कॉमन है? d कॉमन है, देखो। तो d अगर मैं कॉमन उठा लूंगा तो ये बचेगा m m माइनस वन माइनस n n माइनस वन इन होल ब्रैकेट मल्टीप्लाइड बाई d इज इक्वल टू 0। बोलो, ये बात समझ में आ रही है? हाँ या ना? समझ में आई? इनटू करवा दिया था, इसका इधर मल्टीप्लाई करा दिया, इसका इधर मल्टीप्लाई कर दिया, इसका इधर मल्टीप्लाई कर दिया, इसको और इसको उठाया, ए एम माइनस ए एन, ए कॉमन ले लोगे तो m माइनस एन बचेगा, इसमें से d कॉमन ले लिया तो दिस ब्रैकेट माइनस दिस ब्रैकेट। बोलो, अब क्या करेंगे? m माइनस एन इंटू ए प्लस, इसको जरा खोलो, m स्क्वायर माइनस m माइनस एन स्क्वायर प्लस n होल ब्रैकेट d इज इक्वल टू 0। बोलो, समझ आ रहा है यहां तक? अब इस चीज को मैं ऐसे लिख सकता हूं, m माइनस एन इंटू ए प्लस, जरा ध्यान से देखना, m स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर पहले लिख लो, m स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर पहले लिख लिया, फिर क्या लिखा हुआ है? माइनस m प्लस एन, माइनस m प्लस एन, ब्रैकेट के बाहर d इज इक्वल टू 0। तो m माइनस एन इंटू ए प्लस, इसमें आइडेंटिटी लगा दो, m प्लस एन m माइनस एन, और यहां पर माइनस कॉमन ले लो तो ये बचेगा m माइनस एन। बोलो, समझ में आया क्या? बोलो, माइनस यहां से कॉमन लोगे तो m बचेगा और ये माइनस का n बचेगा। बोलो, इस चीज की जगह मैंने ऐसे रख दिया और इधर माइनस कॉमन लेके ऐसे लिख लिया। समझ में आ रहा है? अब इस पूरे ब्रैकेट में देखो, इस पूरे ब्रैकेट में m माइनस एन, यहां पर भी m माइनस एन है, दोनों चीजें कॉमन बाहर ले सकते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा m माइनस एन इंटू ए, m माइनस एन, यहां पे आएगा m प्लस एन माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू 0। अब यहां से भी m माइनस एन, इस पूरे ब्रैकेट में से m माइनस एन, इधर से m माइनस एन कॉमन ले लो, m माइनस एन कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचा? a प्लस, ब्रैकेट में क्या है? m प्लस एन माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू 0। अच्छा, इसको उस साइड ट्रांसफर कर देते हैं तो बचेगा a m प्लस एन माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू 0 डिवाइड बाई m प्लस m माइनस एन विच इज ऑल्सो इक्वल टू 0। तो हमें मिल गया a प्लस एम प्लस एन माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू 0। बोले, ये समझ में आ रहा है? अब जरा कंपेयर करो, जब n होता था, n माइनस वन होता था तो हम लिखते थे a nth टर्म, अब यहां पूरा क्या लिखा हुआ है? m प्लस एन लिखा हुआ है, तो ये वाला कौन सा टर्म है? a m प्लस nth टर्म विच इज इक्वल टू 0। यही हमको प्रूव करना था। आया समझ में? नोट करो। और ये वो क्वेश्चंस हैं जो आपके सीबीएसई में पूछे गए हैं पिछले सालों में, और इजी है, ऐसा कोई हार्ड नहीं है। बस आपको क्या करना है, एवरी स्टेप के बाद आपको फॉलो अप करना है कि क्या करना चाहिए मुझे, और प्रैक्टिस करना भैया। आरडी शर्मा उठा के, यहां पर तो मैं करवा ही रहा हूं, घर पे जाके फिर से अपने मर्जी से करना।
ये सारे क्वेश्चन स्टैंडर्ड वाले हैं, स्टैंडर्ड में पूछे जाने चाहिए। और बेसिक वालों को भी आ जाए तो घबराना नहीं है, मैंने बता दिए हैं आपको। घर पे प्रैक्टिस करो। द ओनली थिंग विच इज नीडेड इज प्रैक्टिस। जेब कतरे भी प्रैक्टिस करते होंगे ना पहले, कैसे मारे। कोई भी काम हो प्रैक्टिस तो हर एक चीज चाहिए ना। जेब कतरा नहीं बनना है आपको कि सर आपने बोला था प्रैक्टिस करो, तो हमने प्रैक्टिस उस चीज की कर ली। प्रैक्टिस मैथ लगानी है आपको। अच्छा, इस मैथ से कुछ लोग बोलते हैं कि इसका हमारी जिंदगी में कोई रोल नहीं है। रोल है भैया, माइंड को तेज करना है, प्रॉब्लम सॉल्वर बनाना है आपको। चलो अब एक क्वेश्चन है, एग्जाम्पल नंबर 32 देखो। एग्जाम्पल नंबर 32, if pth term, qth term and rth term of an AP are A, B, C respectively, then show that, दो चीजें हैं इसमें। देखो इसने बोला है if pth term मतलब AP, qth term means AQ and rth term मतलब AR, these are A, B and C respectively, क्या है, A, B, C है। तो हम मान लेते हैं कि लेट द फर्स्ट टर्म ऑफ द AP is capital A and the common difference is कैपिटल D। सर ऐसा क्यों कर रहे हो? क्योंकि यहां पर A एक वैल्यू असाइन की गई है pth टर्म को, तो हम इसमें फर्स्ट टर्म नहीं लेंगे, इसको फर्स्ट टर्म को हम अलग तरीके से इंडिकेट करेंगे A से। ठीक है, तो अब जरा ध्यान से देखना, pth टर्म को मैं कैसे लिखूंगा, A प्लस P माइनस 1 इंटू डी। बोलो ये बात समझ में आई? pth टर्म लिख रहे हो तो P माइनस 1 इंटू डी लिखेंगे, कॉमन डिफरेंस। लेकिन फर्स्ट टर्म को मैंने A से रिप्रेजेंट किया है, कॉमन डिफरेंस को मैंने D से रिप्रेजेंट किया है, और इसकी वैल्यू क्या दे रखी है तुमको, A। आ रही बात समझ में, स्मॉल a। अच्छा, qth टर्म क्या है, qth टर्म क्या हो जाएगा, A प्लस Q माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू, ये क्या है, D। एंड A rth टर्म जो है वो क्या है, A प्लस R माइनस 1 इंटू डी विच इज इक्वल टू C। आपको शो क्या करना है, शो दैट नंबर 1 दैट A Q माइनस R, B R माइनस P, C P माइनस Q इज इक्वल टू 0। ये प्रूफ करना है। सबसे पहले आपको क्या नहीं करना है, घबराना नहीं है कि ये क्या है भाई, जीरो कैसे प्रूफ करेंगे। ठीक है, और एक बात चीज रखना, कुछ बच्चे इतने डेढ़ शाणे होते हैं कि कुछ भी करो काट पीट के जीरो ही तो करना है, कुछ भी एक्सप्रेशन आया बाद में ऐसे कट्टा मारा इज इक्वल टू 0 हो गया, है ना, जल्दबाजी में ऐसे करके चले आते। लेकिन इतना टफ नहीं है क्वेश्चन, आराम से सोच के करो। तुम्हें पता है A की वैल्यू ये है, B की वैल्यू ये है, C की वैल्यू ये है, कुछ नहीं करना है, बस A, B और C की जगह ये वैल्यूज डाल देना, अपने आप तुमको 0 मिलता चला जाएगा। सर कैसे करेंगे, देखो A की जगह क्या लिखना है, A प्लस P माइनस 1 इंटू डी एक ब्रैकेट में, और बाहर कितना रहेगा, Q माइनस R। बोलो आ रही बात समझ में? अच्छा, B की जगह क्या लिखना है, जरा देखो B की जगह क्या लिखना है, A प्लस Q माइनस 1 इंटू डी, आगे लिखोगे R माइनस P, और C की जगह क्या लिखना है, अरे भाई नहीं भाई, AI है तो इतना भी नहीं करना है, अपनी मर्जी से बोलने लग जाओ। A प्लस R माइनस 1 इंटू डी
ब्रैकेट के बाहर क्या लिखोगे, P माइनस क्यू। बोलो, तो हमने LHS उठाया, उसमें A, B और C की वैल्यू डाली। अब बस कुछ नहीं करना, आपको इतनी कैलकुलेशन आनी चाहिए कि इस ब्रैकेट का A के साथ मल्टीप्लाई, इस ब्रैकेट का इसके साथ मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई कराना है बस, और आपको कॉमन लेना आना चाहिए। ठीक है, अब ध्यान से देखना, इस A में इसका मल्टीप्लाई करोगे तो A Q माइनस R, बोलो यही आएगा, प्लस इसका मल्टीप्लाई इसके साथ कराओगे तो P माइनस 1 Q माइनस R मल्टीप्लाइड बाई D, बोलो यही तो होगा। इसका मल्टीप्लाई करा दिया इसके साथ, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ। सिमिलरली R माइनस P का मल्टीप्लाई A के साथ करोगे तो A R माइनस P, और इधर क्या रहेगा, Q माइनस 1 R माइनस P इंटू D, बोलो। सिमिलरली इस P माइनस Q का मल्टीप्लाई A के साथ होगा तो बनेगा A P माइनस Q प्लस R माइनस 1 P माइनस Q इंटू D, बोलो ये बात समझ में आ गई। अब देखना ध्यान से, इस वाले टर्म को देखो जिसमें A है, इस वाले टर्म को देखो A, और इस वाले टर्म को देखो जिसमें A है। तीनों में से A कॉमन लिया जा सकता है, तो जब कॉमन लोगे तो हमको क्या मिलेगा, Q माइनस R, फिर प्लस का साइन R माइनस P, फिर प्लस का साइन Q माइनस P, बोलो इतना समझ में आया। अब जरा देखो, इधर भी D है कॉमन, इधर भी D कॉमन है, और इधर भी D कॉमन है, तो इस बार D कॉमन ले लेते हैं, तो ऊपर क्या बचेगा, P माइनस 1 Q माइनस R प्लस Q माइनस 1 R माइनस P, फिर प्लस R माइनस 1 P माइनस Q, एक ब्रैकेट, बोलो। अब पहला वाला ब्रैकेट देखो, माइनस का R प्लस का R, माइनस का P प्लस का Q, माइनस का Q प्लस का Q, मतलब A इंटू 0 हो जाएगा, बोलो समझ में आ रहा है ये, हाँ या ना। अगला देखो, यहाँ पे D कॉमन लिया है, अब इसका मल्टीप्लाई करा के देखते हैं। P का मल्टीप्लाई Q के साथ क्या मिलेगा, PQ, इसका मल्टीप्लाई इधर करोगे R इंटू P माइनस का Q प्लस का R, बोलो। अब इधर देखो, R इंटू क्यू प्लस का, माइनस का PQ माइनस का R प्लस का P। सिमिलरली इधर पर देखो, R इंटू P प्लस का, माइनस R इंटू क्यू माइनस का P प्लस का Q, एक ब्रैकेट में, ये तो जीरो ही था चल रहा था, प्लस PQ पॉजिटिव का PQ निगेटिव का कट गया, RP निगेटिव का RP पॉजिटिव का कट गया, माइनस का Q प्लस का Q माइनस का P प्लस का P, RQ निगेटिव में RQ पॉजिटिव में, प्लस का R माइनस का R, सब इस ब्रैकेट का कटेगा, यहां मिलेगा D इंटू 0, तो 0 प्लस 0 क्या मिला, इस पूरे ब्रैकेट की वैल्यू हमने ABC डालने के बाद क्या मिल गई, 0। आ गई बात समझ में, क्लियर है। तो एक बार A कॉमन ले लेना, एक बार D कॉमन ले लेना, अंदर जो ब्रैकेट में होगा उसको सॉल्व करना, सब एक दूसरे को कट जाएंगे, लेकिन ऐसे ही मत बीच में कहीं काट देना, क्योंकि अगर मैंने पकड़ लिया तो मैं ऐसे लगाऊंगा हाउ, मैं तो पकड़ लूंगा कि भाई तुमने ये डायरेक्ट लिखा है, और मैं लिख दूंगा हाउ, और वही नंबर काट दूंगा, और फिर तुम मेरे पास आना कि सर नंबर क्यों काटे, तो लिखा है भैया हाउ, वो एक्सप्लेन करो, वो तुमने किया नहीं। बोलो समझ में आया ये क्वेश्चन। अब ये सेकंड पार्ट जो है वो आप घर से करोगे, इसका सेकंड पार्ट भी है, उसमें क्या करना है, A और B का नेगेटिव लिखा हुआ है ना, A माइनस बी करके देख लो, A माइनस बी, ये रहा A, यहाँ पे A था, उसमें माइनस बी करो, मिल जाएगा आपको, होमवर्क रहेगा वो आपके लिए। अब एक और ट्रिक सिखाते हैं आपको, ट्रिक क्या है भाई, देखो ध्यान से सुनना, अगर A, B एंड C आर इन AP है, क्या है, AP में है, क्लियर हो गई बात ये, तो जो ये B होता है वो A प्लस C डिवाइड बाई 2 होता है, क्या होता है,
इन दोनों का अर्थमेटिक मीन होता है। क्या होता है? अर्थमेटिक मीन। या फिर ऐसे कहते तो a प्लस सी करो, डिवाइड बाई 2 करोगे, b मिलेगा। ये बात समझ में आ गई? सर कैसे बोल रहे हो सर आप? ये है ना, ए बी सी, ये कैसे ए पी में हो गए? जैसे ये तीन टर्म है, लेट्स से a1 a2 एंड a3। तो a2 अगर तुमको निकालना है तो क्या करोगे? a1 प्लस a3 डिवाइड बाई 2। ये लॉजिक समझ में आया आपको? इन दोनों को ऐड करो, डिवाइड बाई 2 करो, बीच वाला मिलेगा। इतना समझ में आया? लेकिन ये भी सर कैसे हो रहा है, इस चीज को समझ लो। पहला तो क्या, a1 को मैंने a लिखा, a2 को क्या लिखूंगा? a प्लस डी, a3 को कैसे लिखूंगा? a प्लस 2d। बोलो यही तो लिखूंगा। अब मैंने बोला था इन दोनों को ऐड करो, डिवाइड बाई 2 करो, आंसर क्या मिलेगा? a2 मिलेगा। जरा ध्यान से देखो, a, देखो ये मिटा दे रहा हूं, ठीक है? चला देखो, a1 प्लस a3 करो, डिवाइड बाई 2 करो। a1 क्या है? a, a3 क्या है? a प्लस 2d डिवाइड बाई 2। तो 2a प्लस 2d होल डिवाइड बाई 2, विच इज 2 कॉमन ले लिया, तो a प्लस d डिवाइड बाई 2, ये कट गया। a प्लस d एक्चुअली क्या था? a2 था। मतलब समझे? अगर मैं बोलूं कि यहां पर एक नंबर 2 है और यहां पर नंबर गायब है और यहां नंबर लिखा है लेट्स से 10, बीच वाला नंबर बताओ क्या क्या होगा? तो आपको करना क्या है? इन दोनों को ऐड करो, डिवाइड बाई 2 कर दो, तो आपको पता चल जाएगा। तो ये क्या मिलेगा? 2 प्लस 10 डिवाइड बाई 2 मतलब 12 बाई 2, दैट इज 6। तो बीच का नंबर क्या है? 6। आई बात समझ में? ये बात समझ में आ रही है? तो गैप अगर फिल करना हो तो कर पाओगे, है ना? अब देखो एग्जाम्पल नंबर 34 देखो, आर डी शर्मा का। समझ में आया? अगर 3 नंबर एपी में है तो उसका जो मिडिल टर्म होता है वो फर्स्ट और लास्ट नंबर का अर्थमेटिक मीन होता है। मतलब दोनों को ऐड करो, डिवाइड बाई 2 कर दो। बोलो इधर आर्थिक, क्या हुआ? तबीयत खराब है? हाँ, क्या तबीयत खराब है? थोड़ी सी है। देखो चेंजिंग सीजन है ये, और अपने आप को चेंजिंग सीजन में बचा के रखो। एक तो ये बरसात वाला होता है, और जब बरसात खत्म होती है और सर्दियां आ रही होती हैं तब बीमार पड़ता है। चेंजिंग सीजन में थोड़ा अपने आप को ध्यान से रखो, ज्यादा बारिश में मत निकलो। जब बारिश काफी दिनों से हो रही है, इसके बाद बीच में निकलोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अभी गर्मियों से जस्ट बारिश होना स्टार्ट हुई है और तुम मजे करने लगे तो हो सकता है तबीयत खराब हो जाए या भीग गए। चेंजिंग सीजन से बचना। देखो ध्यान से, a, 7, b, 23, c आर इन एपी। किसमें है ये? एपी में है। तुमको ए बी सी बताने हैं, ए बताओ, बी बताओ और सी बताओ, ठीक है? तो एक तो देखो साफ साफ मुझे दिख रहा है कि मैं बी को निकाल सकता हूं। कैसे निकालोगे? इन दोनों को ऐड कर दो, डिवाइड बाई 2 कर दो, तो बी में पता चल जाएगा। तो क्या करोगे? 7 प्लस 23 डिवाइड बाई 2 कितना आएगा? 30 डिवाइड बाई 2, दैट इज 15। तो आपको तुरंत पता चल गया ये क्या आ गया है? 15। अब इसी तरीके से ए को भी निकाला जा सकता है। तो मतलब जो 7 है वो इन दोनों को ऐड करके डिवाइड बाई 2 कर दो तो 7 मिल रहा है। तो हम कह सकते हैं कि a प्लस 15 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू क्या होना चाहिए? 7। तो a प्लस 15 इज इक्वल टू 14, तो a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? माइनस का 1। बोलो, तो a की वैल्यू क्या आ गई? -1। b की वैल्यू कितनी होगी? 15। अच्छा, b की वैल्यू पता चल गई, c की वैल्यू निकालनी है। तो अगेन b प्लस सी डिवाइड बाई 2 क्या होना चाहिए? 23। b की वैल्यू पता है, c निकालना है। तो बोलो 15 प्लस सी इज इक्वल टू 46। तो हम कह सकते हैं c इज इक्वल टू 46 माइनस 15, दैट इज 1 एंड 3, 31। बोलो, c की वैल्यू पता चल गई, b की वैल्यू पता चल गई, a की वैल्यू -1। बोलो आया समझ में? तो फॉर्मूला एक ही लगाया मैंने, क्या करना है? सम करना है, डिवाइड बाई 2 करो। तो एक अननोन पता होगा, वो अननोन जो होगा वो निकल आएगा। ये बात समझ में आई आराध्या? कर पाओगे? अब जरा अगर किसी के पास एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी है तो उसमें एक्सरसाइज 5.2 है, देखो कौन सी है? 5.2 है, उसमें बॉक्सेस बन रखे हैं। क्या बन रखे हैं? बॉक्सेस। उन बॉक्सेस को फिल करना है। कर पाओगे? एनसीईआरटी लाए हो? नहीं लाए तो रहने दो, ठीक है?
अच्छा, अब आप लोग होमवर्क सुन लो। जितने ये लॉट्स क्वेश्चन हैं और जो मैंने एग्जांपल्स छोड़े हैं एक्सरसाइज के लॉट्स क्वेश्चन, ये करके लाने हैं। समझ रहे हो? एक्सरसाइज 5.4 के लॉट्स क्वेश्चन जितने भी हैं, और मैंने जो एग्जांपल आपको होमवर्क में दिए थे वो, ठीक है, वो करने हैं। आ रही बात समझ में? हाँ बोलो, क्या पूछना है? क्या? कल तो साइंस लानी है, कल साइंस लानी है, और साइंस में हम लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी का एसिड बेस एंड सॉल्ट की सारे क्वेश्चंस करेंगे। हाँ, परसों एग्जाम है क्या? किस चीज का? एसएसटी का? तो तुम मत आना, वीडियो जरूर अपलोड कर देंगे हम, तो देख लेना। हाँ क्या? एसिड बेस एंड सॉल्ट के बाद हम लोग बायो का एक्सक्रीशन खत्म कर लेंगे। एक्सक्रीशन बचा है बस।